हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई है और आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द केस स्टडी ऑफ द टर्मरिक, जिसको हम कर्क्यूमा के नाम से भी जानते हैं। पहले तो ये बता दें, ये जो टॉपिक है ये हमारा बी फार्म 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ही मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं केस स्टडी का जो मतलब है, यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं पेटेंट फ्रॉड के बारे में बात किया जा रहा है। एक वर्ड और यहाँ पे यूज़ किया जाएगी बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब यही होता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो कि हमारे जो इंडिजिनस जो नॉलेज है वो इंडिजिनस पीपल्स के पास रहती है, मगर उससे लेके कोई अगर मेडिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर देयर ओन कमर्शलाइज पर्पस या फिर अपने बेनिफिट के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, और उसमें कोई नोवेल्टी नहीं रहती क्योंकि वो इंडिजिनस जो पीपल्स हैं उनको भी उनके बारे में पता रहता है, मगर उनको उसके बारे उससे उनको अवगत नहीं कराया जाता, या फिर जो फाइनेंशियल जो बेनिफिट होते हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं कराए जाते। और ये सारे के सारे जो कंटेंट है ये एक टर्मिनोलॉजी के अंदर आते हैं जिसको बोला जाता है बायोपायरेसी। तो उसी के अंतर्गत जो हमारा एक केस है जिसको हम केस स्टडी ऑफ टर्मरिक के नाम से जानते हैं, ये भी हमारे एक पेटेंट से रिलेटेड है। अब इसमें हुआ क्या था उसको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट से रिलेटेड मैंने इसको लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टर्मरिक के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं टर्मरिक इंडिजिनस टू इंडिया है और स्पेसिफिकली उसकी जो ग्रोथ जो पाई जाती है ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ पाई जाती है। जब भी हम टर्मरिक के बारे में बात करेंगे उसकी कई प्रकार की उपयोगिताएँ हैं, जैसे कि वो हमारी कुकिंग प्रिपरेशन में यूज़ होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जनरली वो डाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर कर्क्यूमिन पाया जाता है जो कि येलो कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ जब हम टर्मरिक के बारे में बात करते हैं तो ये कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हम बात करें ये एंटी बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करता है, ये एंटी फंगल एक्शन प्रोड्यूस करता है, ये ब्लड प्यूरीफायर की तरह काम करता है, ये एनाल्जेसिक होता है, वुंड हीलिंग एक्टिविटी में भी इसका कई प्रकार से यूज़ हो चुका है। और ये कंफर्म है कि ये जो ड्रग है वंडरफुल ड्रग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी इस ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस होती है। अब हुआ क्या, ये केस स्टडी क्यों? केस स्टडी का मतलब क्या, कोई ना कोई केस से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट है जिसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जब हम केस स्टडी ऑफ टर्मरिक के बारे में बात करते हैं तो इन द मे 1995 यूनाइटेड स्टेट ने एक पेटेंट को अवार्ड किया, और वो जो पेटेंट जो अवार्ड किया गया था वो किससे रिलेटेड था? टर्मरिक से रिलेटेड था। किसको अवार्ड किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट ने जो पेटेंट जो अवार्ड किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को, उसका कारण क्या था? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी ये बोल रही थी बिकॉज फॉर द यूज़ ऑफ द टर्मरिक इन द वुंड हीलिंग एक्टिविटी। उन्होंने बोला कि जो टर्मरिक है वो वुंड हीलिंग एक्टिविटी के लिए यूज़फुल होता है, इसलिए हम इसमें पेटेंट फाइल कर रहे हैं। और पेटेंट फाइल करने के बाद जो यूनाइटेड स्टेट ने उसको पेटेंट को अवार्ड कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को ऑन द टर्मरिक रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द टर्मरिक इन द वुंड हीलिंग एक्टिविटी। अब ये जो केस हुआ था, ये जो पेटेंट जो हुआ था 1995 के अंदर हुआ था। आफ्टर द 2 ईयर्स, 2 साल के बाद इंडिया को इसके बारे में पता चला। जब इंडिया को इसके बारे में पता लगा तो एक जो कंप्लेंट फाइल की गई अगेंस्ट द पेटेंट विच हैज़ बीन अवार्डेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिसिसिपी बाय द यूनाइटेड स्टेट। किसने किया था ये? किसने ये कंप्लेंट फाइल की थी? वो थी हमारी इंडिया की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR के नाम से जानते हैं। जो इंडिया की CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने इस पेटेंट के अगेंस्ट में एक अपनी कंप्लेंट फाइल करी और उन्होंने ये बताया कि ये जो पेटेंट जो फाइल हुआ है ये किसी भी तरीके से नोवेल्टी नहीं रखता है। क्योंकि जब हम टर्मरिक के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो टर्मरिक को जो यूज़ किया जा रहा है, पता नहीं कितने हज़ारों वर्षों से उसको यूज़ किया जा रहा है। तो मगर किसी भी अगर पेटेंट के अगेंस्ट में हम क्लेम करते हैं तो उससे रिलेटेड वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं। तो जो CSIR था उसने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए वो 2 फॉर्म में दिए। नंबर 1 फॉर्म जो थी वो था हमारा एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट या फिर एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, उन्होंने उसको प्रोवाइड कराया गया। जब हम एंशियंट संस्कृत लिटरेचर के अंदर बात करते हैं तो उसमें जो टर्मरिक की जो उपयोगिताएं हैं, जो मेडिसिनल एक्टिविटी हैं, जो उसकी जो उपयोगिता के बारे में श्लोकास की फॉर्म में उस ड्रग को मेंशन किया गया था। एक तो ये एविडेंस बहुत ज़बरदस्त था और दूसरा था 1953 में एक पेपर पब्लिश किए गए थे
जो पेपर जो पब्लिश किया गया था उसको किससे रिलेटेड था, वो टर्मरिक की वुंड हीलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड था। जो जर्नल में वो पब्लिश किया गया था उसका नाम था जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो उन्होंने इसका भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया कि साहब 1953 के अंदर ही इंडियन जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो जर्नल है उसमें पेपर पब्लिश हो चुका है। किस ईयर के अंदर, 1953 के अंदर। जो पेटेंट जो मिला था वो कब मिला था, 1995 के अंदर। तो ये पहले से ही उन्होंने इंडिकेट किया कि इस पे पेपर पब्लिश हो चुका है, वुंड हीलिंग एक्टिविटी पे पेपर पब्लिश हुआ है, जर्नल का नाम ये है। और इवन दो उन्होंने एंशिएंट लिटरेचर जो था संस्कृत लैंग्वेज में था वो भी उनको प्रोवाइड किया गया। अब हुआ क्या, जो यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO के नाम से जाना जाता है, ये भी USPTO ही, यहाँ पे केवल यूनाइटेड स्टेट लिखा गया, मगर इसके अगर हम पूरे जो पेटेंट जो देने वाले हैं उसकी अथॉरिटी का नाम लेते हैं तो उसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO। उसने उसका इन्वेस्टिगेशन किया। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई क्लेम होता है, कोई अगर कंप्लेन आती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। तो जो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं वो है हमारे USPTO। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन 1997 USPTO ने जो पेटेंट जो अवार्डेड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को उसको कैंसिल कर दिया। और उसका जो मेन रीज़न जो दिया था वो मेन रीज़न क्या था, लैक ऑफ नोवेलिटी। कोई भी उसके अंदर न्यू अप्रोच नहीं है, कोई भी नोवेलिटी उसके अंदर नहीं पाई जाए, तो इसके बेसिस पे उसको पेटेंट को खारिज किया गया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था बायोपायरेसी का। और स्पेसिफिकली जब हम इस पेटेंट फ्रॉड के बारे में बात करते हैं तो ये जो केस स्टडी ऑफ टर्मरिक है इसको काफ़ी एग्जाम्पल के तौर पे रखा जाता है। तो 1997 में ये पेटेंट कैंसिल हुआ था। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट डाउन ए केस स्टडी ऑन द टर्मरिक। ये तो बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। अब इससे रिलेटेड MCQs क्या बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन रहा है, यूनाइटेड स्टेट ने जो पेटेंट जो अवार्ड किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को किस ईयर के अंदर किया गया था, मंथ में किया गया था, मई 1995। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट ने किस को वो पेटेंट अवार्ड किया था रिगार्डिंग द टर्मरिक वुंड हीलिंग एक्टिविटी। एक क्वेश्चन ये आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी ने किस आधार पर पेटेंट लिया था, उसका बेस क्या था, टर्मरिक से रिलेटेड, तो वो था उसकी वुंड हीलिंग एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। किसने इस टर्मरिक पेटेंट के अगेंस्ट में अपना क्लेम प्रोड्यूस किया था, वो आएगा हमारा CSIR की फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बन सकता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्लियर। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इन विच ईयर द USPTO हैज़ कैंसिल्ड द पेटेंट ऑफ रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। आपको ये याद रखना है 1997 में उसको कैंसिल कर दिया गया था। व्हाट वाज द रीज़न गिवन बाय द USPTO फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द पेटेंट, उसका आंसर ये आ गया, दैट इज़ द लैक ऑफ द नोवेलिटी। तो कोई नोवल अप्रोच उसके अंदर नहीं लग रही थी। तो बच्चों ये हमारी एक केस स्टडी था जो कि हमारे टर्मरिक से रिलेटेड था। अब इसके साथ ही एक और केस स्टडी आएगी दैट इज़ रिलेटेड विद द नीम, उसको इसके बाद देखते हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। बच्चों अभी हमने इससे पहले एक टॉपिक का डिस्कस किया था द केस स्टडी ऑफ द टर्मरिक। आज हम उसके आगे का एक और केस है जो कि बहुत ही पॉपुलर केस हुआ था और वो भी हमारे पेटेंट से रिलेटेड था। उसमें भी बायोपायरेसी को का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आ रहा था। तो जब हम बात करते हैं केस स्टडी ऑफ द नीम के बारे में, हमारी जो पहली ड्रग थी वो टर्मरिक थी। आज इसी के संदर्भ में हम दूसरे केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड विद द नीम। Neem is a very popular tree in India. We know about it, as well as the various type of the medicinal activity has been produced by the neem and they have been confirmed now. तो जब हम नीम के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो है कि नीम जो है इट इज़ नेटिव टू द इंडिया, इट इज़ नेटिव टू द इंडिया। बट केवल ऐसा नहीं है केवल इंडिया के अंदर ही नीम ट्री का कल्टीवेशन होता है। साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर भी इसका कल्टीवेशन या फिर इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा पाई जाती है। तो हुआ क्या कि जब हम बात करते हैं नीम के बारे में, जब इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, नीम की जो मेडिसिनल एक्टिविटी है वो ईच एंड एवरी पार्ट जो नीम का जो ट्री है उसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है। उसके होने का कारण क्या है, उसके होने का कारण है कि उसमें कई प्रकार के ऐसे केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट रहते हैं
जो कि मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि नीम के अगर बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं तो नीम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या, इट इज़ नीम इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री एजाडिरेक्टा इंडिका, इसका बोटानिकल नेम है, और इसकी मैलिएसी इसके अंदर फैमिली पाई जाती है। अगर हम नीम के बारे में बात करते हैं, इसका सीड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लीव्स पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बार्क पार्ट इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए सारा का सारा ट्री हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे प्लांट पार्ट जो है वो मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मगर मेजरली अगर देखा जाता है, सीड्स ऑफ द नीम, बार्क ऑफ द नीम एंड द लीव्स ऑफ द नीम्स आर द important part of the tree which are able to produce various kind of the medicinal activity। अब वो कौन कौन सी मेडिसिनल एक्टिविटी हैं जो इनके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती हैं? इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस एंटीवायरल एक्शन, ट्री नीम प्रोड्यूस एंटीसेप्टिक एक्शन, एंटी पायरेटिक, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज also produced by the drug, insect repellent action is also produced by the neem। तो we can say that कि ये नीम जो है ये कई प्रकार की गुणकारी तत्वों की भरमार है, इसके अंदर कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी नीम के बारे में। मगर अब हम थोड़ा सा बहुत पीछे जाएंगे, इन 1971 में, ये एक कहानी के जैसा है। इन 1971 में यूएस के अंदर एक टिम्बर इंपोर्टर होते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हार्सन। ये जो रॉबर्ट हार्सन थे, इन्होंने नीम ट्री को देखा, उसके सीड्स के अंदर इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और सीड की जो यूज़फुलनेस थी उसके बारे में इन्होंने जानकारी ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन्होंने उस सीड्स को, जो नीम के जो सीड्स थे उसको इंपोर्ट कराया इंडिया से। दूसरी बात, इसके बाद उन्होंने क्या किया, जब सीड इनके पास आ गए तो उन्होंने इस सीड के सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट को इन्होंने कंडक्ट कराया। तो यहाँ पे ये जो अभी तक जो भी वर्क रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, रॉबर्ट हार्सन से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हम नीम सीड के बारे में बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं इंडिया से रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में तो नेटिवली सीड पाया जा रहा था, ट्री का नीम पाया जाता है, मगर अदर साउथ ईस्ट कंट्री के अंदर ही पाया जाता है। तो इंडिया ने ही इस केस स्टडी में इंडिया का नाम क्यों आता है, उसका कारण ये है क्योंकि जो रॉबर्ट हार्सन थे उन्होंने जो नीम ट्री के जो सीड जो इंपोर्ट कराए थे वो कहाँ से कराए थे, इंडिया से कराए थे। तो उन्होंने ये जो इंडियन सीड थे नीम ट्री के जो इंडियन सीड थे उनके ऊपर उन्होंने सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट परफॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी, जो अपने जो इन्वेंशन था, आफ्टर द 3 years उन्होंने अपने इन्वेंशन को सोल्ड आउट कर दिया। और जो सोल्ड आउट किया था वो किसको किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड मल्टीनेशनल केमिकल कॉरपोरेशन WR ग्रेस एंड कंपनी को उन्होंने अपना इन्वेंशन सोल्ड आउट कर दिया। इन 1992 WR ग्रेस एंड कंपनी ने एक फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट किया और उस फॉर्मुलेशन के अंदर उन्होंने इमल्शन की फॉर्मेशन की। उस इमल्शन के अंदर उन्होंने किसको यूज़ किया, द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नीम सीड को उन्होंने उसको यूज़ किया। और उस इमल्शन को, जो फॉर्मुलेशन जो डेवलप की गई थी, उसको किसके पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था, एक्ट एज ए पावरफुल फंगीसाइडल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए वो इमल्शन को यूज़ कर रहे थे। आफ्टर मेकिंग द फॉर्मुलेशंस इन विच दे हैव बीन यूज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द सीड, उसका उन्होंने पेटेंट फाइल किया। जो पेटेंट जो फाइल किया था वो कहाँ पे किया था, यूएस पेटेंट ऑफिस में उन्होंने उसको पेटेंट को फाइल किया। जब ये पेटेंट फाइल किया गया, 3 महीने का टाइम रखा जाता है या फिर उससे ज़्यादा का भी हो सकता है, मगर अभी जो लेटेस्ट जो गाइडलाइन है उसमें 3 महीने का टाइम पीरियड होता था। कोई क्वेरीज़ है, कोई अगर क्लेम है, कोई ओपोजिशन है तो वो अपने क्वेरीज डाल सकता है। इंडियंस को पता लगा, इंडियन कंट्री को, कि उन्होंने एक नीम सीड के ऊपर काम किया है और उसकी उन्होंने फंगीसाइडल एक्टिविटी के ऊपर फॉर्मुलेशन डेवलप किया, उसका पेटेंट को फाइल कर रहे हैं। उन्होंने इसका अपोजिशन किया। उसका उन्होंने रीज़न क्या दिया, उन्होंने उसका रीज़न ये दिया कि जो इंडियन फार्मर हैं वो नीम को एज ए फंगीसाइड बहुत ही लंबे समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एक रीज़न तो ये था। इनके जो साथ दिया था वो था हमारा यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन ने क्यों दिया, उन्होंने ये रीज़न दिया कि जो पुअर फार्मर्स के जो राइट हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द डेवलपिंग कंट्री, उनका हार्म्ड हो रहा है, उनको नुकसान किया जा रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने इंडियन कंट्री के साथ मिलकर उसको
अपोज़ किया कि ये जो पेटेंट है इसकी हम अगेंस्ट में खड़े होते हैं। मगर जैसा पहले बताया गया, अगर किसी भी पेटेंट को अगर खारिज करना है, क्लेम किया है आपने, तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए गए। वो एंशिएंट लिटरेचर की फॉर्म में भी अवेलेबल थे, वो हमारी जो ट्रेडिशनल या इंडिजिनस नॉलेज के बेसिस पे जो पेपर्स हमारे पास थे उनको उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। आफ्टर ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया गया, उसके बाद जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस था, जिसको हम EPO के नाम से जानते हैं, EPO ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, इन पेपर्स का, इन डॉक्यूमेंट्स का, और ये पाया गया कि ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो इस पेटेंट को खारिज करने के लिए इंडियन ने जो प्रोवाइड किए हैं वो बिल्कुल सही हैं और काफ़ी पुराने हैं। जबकि ये जो पेटेंट जो इन्होंने फाइल किया था वो 1992 के अंदर किया था, इससे पहले के वो डॉक्यूमेंट थे, इसलिए उसको उन्होंने पाया कि ये जो डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करे गए हैं बिल्कुल सही हैं और ये जो पेटेंट 100% खारिज होना चाहिए। तो ये जो EPO था, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस जो था, उन्होंने जो US पेटेंट था, US पेटेंट अथॉरिटी थी जिन्होंने उस पेटेंट को दिया था, उस पेटेंट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया। US पेटेंट अथॉरिटी ने किसको पेटेंट अवार्ड किया गया था कि करने वाली थी WR ग्रेस एंड कंपनी को वो अवार्ड करने वाली थी। तो जो करने वाली थी या फिर प्रोसेस हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, उस पेटेंट को उन्होंने रोका, उस पेटेंट को उन्होंने रिजेक्ट किया और ये कहा कि ये जो पेटेंट है ये खारिज किया जाता है क्योंकि ये जो पेटेंट है इसमें किसी प्रकार की नोवेल्टी जैसी चीज़ नहीं आ रही है। क्योंकि ये जो यूज़ है हमारे नीम का फंगिसाइड, ये तो इंडियन फार्मर कई लंबे समय से पहले से ही उसको यूज़ करते आ रहे हैं, तो किसी भी तरीके से नोवेल्टी इसके अंदर नहीं पाई जा रही। ये रिपीटिशन ऑफ द वर्क है, फॉर दैट रीज़न इसको यहाँ पे हम खारिज करते हैं, इस पेटेंट को रिजेक्ट किया जाता है। तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने जो US पेटेंट अथॉरिटी को के द्वारा जो WR ग्रेस को पेटेंट दिया जाना था उसको खारिज किया गया। तो ये एक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द केस स्टडी ऑफ द नीम। तो यहाँ से हमें क्या नॉलेज मिलती है कि अपनी जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो एंशिएंट लिटरेचर की फॉर्म में हो, उसको प्रिजर्व करके रखें। और प्रिजर्वेशन के साथ साथ ही वो जो कॉपीराइट वाला जो है, जो पेटेंट वाला जो काम है वो कर लेना चाहिए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आ पाएँ। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इस पूरे पेटेंट को खारिज करने के लिए 4 साल का लंबा समय लग गया। तो 1992 में ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 4 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई है, तब जाके ये पेटेंट रिजेक्ट हुआ। अगर सपोज़ कि ये पेटेंट अगर रिजेक्ट नहीं होता, अगर अप्लाई हो जाता, तो क्या होता, हम इंडियंस, जो कि हमारी जो प्रॉपर्टी है नीम, उसी को हम जो इंडिजिनस प्रॉपर्टी है उसके लिए भी हमें दूसरी कंट्री पे या फिर US के ऊपर आधारित रहना पड़ता है, हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है इसको यूज़ करने के लिए भी। तो ये एक अपने लिए आई ओपनर है कि हमें अपने जो हमारे पास जो सुविधाएं हैं, जो अपने पास जो संपदा है उसको सुरक्षित करके रखने का जो कार्य है वो ज़रूर से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो केस स्टडी ऑफ नीम की है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।